लौटते खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर, बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे मामले में सुनवाई। आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग है। तो जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में क्या कुछ कहता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है इस याचिका में। तो बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे मामले में सुनवाई। आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि जातीय जनगणना पर रोक लगा दी जाए। तो पटना हाईकोर्ट के फैसले को भी रखा गया है इसमें सामने। तो जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई है। कहीं ना कहीं सियासी दांवपेच भी ये सुनवाई बदल कर रख देगी। 24 के चुनाव से पहले इसमें सभी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है कि जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जहां याचिकाकर्ता की तरफ से ये मांग की गई है कि जातीय जनगणना पर रोक लगनी चाहिए। और इस मांग को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है याचिकाकर्ता ने। और आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे मामले में सुनवाई। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई है, जहां सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया भी इस महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए कि आखिर इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग हो रही है और पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या कुछ होने की संभावना है और कब सुनवाई है, क्या कुछ अपडेट है? चलिए, शायद पीयूष तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रयास करते हैं पीयूष से दोबारा से संपर्क साधने का, लेकिन इस बीच आपको बता दें आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो याचिका में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग है। अपडेट ले लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ पीयूष, हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज महत्वपूर्ण जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, सबकी निगाहें इसी तरफ हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं खारिज दी थी। उसके बाद जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है और कहीं ना कहीं जो याचिका करता है उनकी ओर से कहा गया है कि जो जातीय जनगणना करने का जो अधिकार है वो संविधान में सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में बिहार सरकार जो जातीय जनगणना करा रही है वो उचित नहीं है और इस जातीय जनगणना पर रोक लगाना चाहिए। हालांकि आपने देखा कि जब पिछली बार 7 अगस्त को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि इस पूरे जो जातीय जनगणना हो रहा है वो करीब 80% तक पूरा हो गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को सुनने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि फिर याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पे संविधान का हवाला दिया और कहा कि किसी भी तरीके से इसको रोकना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, यही कयास लगाया जा रहा है कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को इस पूरे मामले में किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सीधे तौर पर यह कहा था कि 80% तक जो जातीय जनगणना है वो बिहार में हो चुकी है। ऐसे में अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इससे शायद संभवतः इनकार कर दे, यानी कि वो रोक ना लगाए, यथावत जो स्थिति बनी हुई है खासतौर पे पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो बना रहे। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला भी सुना सकता है, संभवतः कोई तारीख भी दे सकता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें बल्कि बिहार के कई कोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं जो याचिका है वो डाली गई है। तो सीधे तौर पे जातीय जनगणना की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार का दावा है कि जातीय जनगणना इसलिए कराया जा रहा है कि अलग अलग जो जातियां हैं उनको बेहतर जो लाभ है सरकार, जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उससे वो वंचित ना रह पाए, इसलिए हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पे इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं चुनौती दी गई है बिहार सरकार के इस अधिसूचना को। बिल्कुल, देखिए, और इस फैसले का इंतजार है कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है। बने रहिएगा पीयूष, आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, दिल्ली से अगली बड़ी खबर, हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था।
हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो हेट स्पीच मामले में सुप्रीम सुनवाई आज निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके मद्देनजर एक कमेटी बनाने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि लगातार हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामले जो है तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अपडेट ले लेते हैं, पीयूष बने हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज हेट स्पीच और हेट क्राइम मामले पे भी सुनवाई है, क्या कुछ होने की संभावना इस दौरान? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज हेट स्पीच मामले में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि कई बार इस मामले में सुनवाई हुई। इससे अलग भी एक याचिका डाली गई थी, उस मामले में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। ऐसे में आज हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए आज सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का भी जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। संभवतः आज केंद्र सरकार के इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए नजर आएगी कि आखिर केंद्र सरकार ने क्या कमेटी बनाई है कि नहीं बनाई है, और केंद्र सरकार हेट स्पीच और बढ़ते हुए हेट क्राइम के मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि इस याचिका की अगर हम बात करें तो इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हरियाणा के मेवात के नूह में जिस तरीके से तमाम जो सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुई, उसके बाद ये आरोप लगे कि वहां पे हिंसा भड़की, तो तमाम तरीकों की जो बातें हैं उसका जिक्र किया गया है। अलग अलग जो हेट स्पीच तमाम नेताओं द्वारा भी दिए जाते हैं, या सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं वो वीडियो के माध्यम से हेट स्पीच देते हैं, उस मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल किस तरीके से किया जा सके, इसको लेकर याचिका डाली गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि किसी भी तरीके से हेट स्पीच या हेट क्राइम अस्वीकार्य है इस समाज में। तो निश्चित रूप से आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, याचिकाकर्ता का भी पक्ष सुना जाएगा। इसके साथ ही संभवतः केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने के लिए कहा था उस मामले में जवाब देते हुए केंद्र सरकार भी नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देखने वाली ये बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट आज कोई महत्वपूर्ण फैसला हेट स्पीच को लेकर सुनाता है, कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहता है, या कोई अगली तारीख दी जाती है। क्योंकि अभी बात करें तो इस पूरे मामले में थोड़ी देर में संभवतः सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले कई जो केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगे हुए हैं, जिसकी सुनवाई फिलहाल चल रही है। तो हेट स्पीच और बढ़ते हुए हेट क्राइम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेट स्पीच से कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बिगड़ जाती हैं। खासतौर पर हेट स्पीच मामले बम मिलने की सूचना, विस्तारा की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। अपडेट ले लेते हैं, पीयूष हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सूचना मिली है कि बम है, इसको लेकर किस तरीके से टीम्स तैनात हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो विस्तारा फ्लाइट में बम की सूचना मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे स्थितियां जो है वहां पे हड़कंप जैसी स्थिति मच गई, और तमाम जो अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दी गई। इसके बाद जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिस इलाके में बम मिलने की सूचना मिली थी, वहां पे उन लोगों को खाली कराया गया। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी भी वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, और तमाम जो यात्री इसमें यात्रा करने वाले थे उनको कहीं न कहीं उतारा गया है विमान से। इसके साथ ही पूरे एयरपोर्ट की बात करें या इस फ्लाइट की बात करें, पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा कि इससे पहले भी कई बार विमान में अगर हम बात करें तो बम की सूचना फोन कॉल के माध्यम से, या यूं कहें कि एयरपोर्ट पर फोन कॉल के माध्यम से कहीं ना कहीं धमकी दी जाती है, और वो फेक कॉल होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक्शन ले सकती है कि आखिर ये कॉल करने वाला कौन व्यक्ति था, किस तरीके से ये अफवाह उड़ी। इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अगर हम बताएं आपको कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात करें, सीआईएसएफ के अधिकारियों की बात करें, इसके अलावा एयरपोर्ट जो प्रशासन है वो इनके अधिकारियों की बात करें, सभी लोग वहां पे मौजूद हैं, और एहतियातन यही कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से अगर यहाँ पे धमकी मिली है तो पूरी तरीके से एयरपोर्ट की बात करें या फ्लाइट्स की बात करें, एक बार चेकिंग हो जाए, उसके बाद यथावत जो स्थिति है उसको बनाई जाए, यानी कि सुचारू रूप से जो यात्राएं हैं वो यात्री कर पाएंगे, और
निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि क्या ये फेक कॉल थी या वाकई में किसी ने यहाँ पे बम रखा था। तो तमाम विषयों पर जांच कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जुटे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर हम बात करें तो निगरानी इस बात को लेकर की जा रही है कि कहीं इसको लेकर अफवाह तो नहीं फैलाया जा रहा है। यानी कि जो कॉल आई है उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं निगरानी। बिल्कुल, देखिए प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार में अमीन परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जमकर बरसे। विजय कुमार सिन्हा ने चाचा भतीजे की जोड़ी और सरकार पर हमला बोला और कहा कि वह रे घमंडी, जुल्मी, वंशवादी, जमींदारी मानसिकता के भ्रष्टाचारियों, सरकार एक तरफ अपराधियों की गोली से लोगों का जान जा रहा है और दूसरी तरफ आपका भ्रष्टाचार के भेद युवाओं की प्रतिभा चढ़ रहा है। बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। बात आप लोग के बीच रखना चाहती हूँ और आपके माध्यम से सभी को संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरी तरह जिस तरह से मॉड फोटोग्राफ के चलते मुझे फेस करना पड़ रहा था, उसी तरह से बहुत सारी महिलाएं बिहार की, उन लोगों को भी। तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का सरकार पर हमला। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीते 16 अगस्त को तस्वीरें वायरल होने के बाद रश्मि वर्मा लगातार विवादों में फंसती आ रही हैं। विधायक ने अब उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है जिसके साथ उनकी फोटो वायरल हुई है। विधायक कह रही हैं कि संजय सारंगपुरी नाम के उस व्यक्ति ने उन्हें अगवा कर 2 करोड़ रुपए की मांग की। उधर संजय सारंगपुरी ने विधायक रश्मि वर्मा पर मारपीट और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करा दिया है। दोनों ने मोतिहारी में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बता दें कि संजय सारंगपुरी नाम का व्यक्ति लंबे अरसे तक विधायक रश्मि वर्मा का करीबी रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पिछले 1 जुलाई को संजय सारंगपुरी ने विधायक रश्मि वर्मा के खिलाफ ठगी का एफआईआर दर्ज कराई थी। संजय ने आरोप लगाया था कि रश्मि वर्मा ने जमीन बेचने के नाम पर उससे 10 लाख रुपए ठग लिए। दोनों के बीच विवाद चल ही रहा था कि 3 दिन पहले विधायक रश्मि वर्मा और संजय सारंगपुरी की तस्वीरें वायरल हो गई। विधायक रश्मि वर्मा ने कहा कि ये एडिटेड फोटो है और उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल की जा रही है। बात आप लोग के बीच रखना चाहती हूँ और आपके माध्यम से सभी को संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरी तरह जिस तरह से मॉड फोटोग्राफ के चलते मुझे फेस करना पड़ रहा था, उसी तरह से बहुत सारी महिलाएं बिहार की, उन लोगों को भी फेस करना पड़ रहा होगा। तो यदि किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना हो रही होगी या कुछ बातें हो रही होंगी तो मुझे ज़रूर वो बताएंगी, ताकि मैं जो संभव हो सके वो उनके साथ मदद पे खड़ी हूँ। और जिस तरह से मैं और मेरा फैमिली प्रोजेक्ट बाढ़ के स्टेज 1 अंतर्गत 660 मेगावाट की दूसरी इकाई का लोकार्पण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा द्वारा आज किया जाएगा। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 1 अगस्त को स्टेज 1 की इकाई 2 का वाणिज्यिक प्रचलन की उद्घोषणा के साथ ही इस प्लांट की चौथी इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। बाढ़ एनटीपीसी के स्टेज 1 की इस दूसरी यूनिट से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से उत्पादित बिजली का 60% हिस्सा यानी कि 396 मेगावाट बिहार को मिलने लगा है। शेष बिजली तय आवंटन के हिसाब से झारखंड, ओडिशा और सिक्किम को दिया जाएगा। बिहार के कैमूर जिले के डीएम सावन कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया का औचक निरीक्षण के दौरान निबंधन काउंटर पहुंचे तो देखा कि मरीजों की काफी भीड़ लगी है। निबंधन काउंटर पर सिर्फ 2 ही कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्ति है। ये देख डीएम ने कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ाने का निर्देश दिए। वहां से जब जिलाधिकारी ओपीडी कक्ष पहुंचे तो देखा कि मरीजों की भीड़ लगी है, लाइन लगाकर लोग खड़े हैं। लंबी लाइन देख डीएम ने मरीजों को बैठने की व्यवस्था का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि रोस्टर के अनुसार सभी विभागों के चिकित्सक अपने कक्ष में मौजूद थे, जिससे वो संतुष्ट दिखे।
इंडिया की तीसरी बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा जारी है। बता दें 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। तो इंडिया अघाड़ी बैठक की तैयारी के लिए महाविकास अघाड़ी नेताओं की मातोश्री में बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल और एनसीपी नेता नरेंद्र वर्मा, आदिति नलावड़े उपस्थित रहे। तो तीसरी बैठक को लेकर एमवीए की एक खास बैठक हुई है। बढ़ते आगे, बिहार में अमीन परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जमकर बरसे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने चाचा भतीजे की जोड़ी और सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बाहर एक घमंडी, जुल्मी, वंशवादी, जमींदारी मानसिकता के भ्रष्टाचारियों, सरकार एक तरफ अपराधियों की गोली से लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ आपका भ्रष्टाचार की भेंट युवाओं की प्रतिभा चढ़ रही है। बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। बाहर एक घमंडी, जुल्मी, वंशवादी, जमींदारी मानसिकता की भ्रष्टाचारी सरकार एक तरफ अपराधियों की गोली से लोगों का जान जा रहा है और दूसरे तरफ आपके भ्रष्टाचार का भेंट युवाओं के प्रतिभा चढ़ रहा है। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। नीपा पोती करके हस्तिनापुर के गुलामों को आपने बचा लिया। आज अमीन का क्वेश्चन आउट हुआ, इसमें भी लीपा पोती हो जाएगा। बीएससी में भी वही हाल है, कर्मचारी चयन आयोग हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।